भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के लिए बिहार से बुरी खबर आ रही है और यह बुरी खबर बीजेपी के खुद के इंटरनल सर्वे में आई है। दरअसल बीजेपी ने एक सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की और इस सीक्रेट रिपोर्ट में जो नतीजे निकल करके आए उसने आला कमान की टेंशन बढ़ा दी और यही वजह है कि अब खुद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने बिहार की कमान संभाल ली है। वे लगातार जा रहे हैं, बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, मेगा रैली कर रहे हैं, जिससे जो डैमेज कंट्रोल है उसको किया जा सके। दरअसल इस बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे के बिना ही लोकसभा के चुनावी मैदान में होगी, क्योंकि जेडीयू से उसका गठबंधन टूट गया है और जब 2019 में चुनाव हुए थे तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और एक बड़े चेहरे के तौर पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है, कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक है, ईबीसी वोट बैंक है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला था और जिसका नतीजा यह हुआ था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया था। लेकिन उससे पहले अब जब 2024 में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई दिख रही है। दरअसल बीजेपी अपनी एक सीक्रेट रिपोर्ट हर लोकसभा क्षेत्रों को लेकर के तैयार करती है और इस रिपोर्ट को बीजेपी के जो आला कमान है, खासकर गृह मंत्री अमित शाह हुए, जेपी नड्डा हुए, ये लोग बैठ करके उसका अध्ययन करते हैं और उसमें जो बिहार से जो आया है, तभी तो ये हुआ है कि बिहार में बीजेपी फंसती हुई दिख रही है। कैसे फंसी है, किस तरह से फंसी है, कितनी सीटों पर फंसी है और क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में फंसती दिख रही है, क्या उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और कितना असर होगा, चलिए पूरा आपको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सीट बाय सीट करते हैं और जो डेटा निकल करके सामने आ रहा है उसको आपके समक्ष रखते हैं और साथ साथ ये भी कि आखिर बीजेपी इस ये जो फंसती हुई दिख रही है, इन सारी चुनौतियों से कैसे पार पाएगी, चलिए आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको 2019 के नतीजे बता देते हैं, क्योंकि 2019 के नतीजे और 2024 के नतीजों में आप देखिएगा कि जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2019 में जब बिहार में चुनाव हुए तो जेडीयू और बीजेपी, एलजेपी, इन तीन बड़ी पार्टियों का गठबंधन था और उसका लाभ मिला। 40 में से 39 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर जीत दर्ज की, जेडीयू भी 16 सीटों पर जीती, एलजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली। मतलब आप देखिए किस तरह से जेडीयू और बीजेपी लगभग इक्वल, यानी 17 और 16 का ये रेशियो रहा। एलजेपी को भी जीत मिली, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब नीतीश कुमार की जेडीयू लालू यादव की आरजेडी के साथ है, कांग्रेस के साथ भी उसका गठबंधन है और यह गठबंधन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि अब बीजेपी के साथ बिहार की कोई बड़ी पार्टी नहीं है। क्योंकि बिहार में लगभग टॉप 3 जो पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी है, इन टॉप 3 में से अब दो पार्टियां, दो प्रमुख विपक्षी पार्टियां बीजेपी के लिए, जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ चुकी है। तो बीजेपी अकेली बड़ी पार्टी बची है। हालांकि चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन तमाम छोटे नेताओं को बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, जिससे डैमेज कंट्रोल किया जा सके। चलिए अब आपको बताते हैं 10 सीटों पर जो ये बीजेपी का एक सीक्रेट रिपोर्ट जो तैयार हुआ है। बीजेपी खुद मान रही है अपने सर्वे में, खुद के सीक्रेट रिपोर्ट में ये मान रही है कि ये 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल बढ़ाने वाली है। बीजेपी इन सीटों को लेकर के संशय में है और दरअसल बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की जो एक रणनीति बना रही है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में बिहार में उसका मिशन 30 है। बिहार में सुपर 30 तो खूब फेमस है, लेकिन इस बार मिशन 30 को लेकर के बीजेपी अपना लक्ष्य तय कर रखी है, यानी कम से कम 30 लोकसभा सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर के ही कम से कम 40 में से 30 सीटों पर जीत दर्ज की जाए। तो आप देखिए 10 सीटें नवादा, किशनगंज, सुपौल, मुंगेर, वैशाली, कटिहार, पूर्णिया, वाल्मीकि नगर, झंझारपुर और गया, यानी ये 10 वो सीटें हैं जिसको खुद बीजेपी अपने लिए चुनौती मान रही है और इस चुनौती से निपटने के लिए खुद अमित शाह और जेपी नड्डा ने कमान संभाली है। अमित शाह तो कई रैलियां भी कर चुके हैं, झंझारपुर और तमाम जगहों पर वे रैली भी कर चुके हैं, जिसके जरिए और लगातार वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, पन्ना प्रमुखों के साथ भी बैठक कर रहे हैं, जिसके जरिए डैमेज कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब डैमेज कंट्रोल कितना होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये वो 10 सीटें हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों पर खुद के लिए बड़ी चुनौती मान रही है।
क्योंकि यहाँ आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करता हुआ जो तमाम सर्वे भी हैं उसमें दिख रहा है। और ये 10 सीटें निश्चित तौर पर बीजेपी पूरा फोकस कर रही है कि आखिर किसी न किसी तरीके से जो अपनी सीक्रेट रिपोर्ट है उसको मजबूत किया जाए और इन सीटों पर अपना प्रभाव बढ़ाया जाए, मतदाताओं तक पहुंचा जाए, उनको केंद्र की सरकार की योजनाएं बताई जाए। तो ये 10 सीटें निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चुनौती है। चलिए अब बताते हैं कि चुनौती कहां कहां कड़ी है, क्योंकि चुनौतियां तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि 40 सीटें हैं तो 40 सीटों पर कोई चुनौती नहीं होगी। चुनौती सभी 40 सीटों पर होगी, लेकिन ये 10 सीटें बड़ी चुनौती। और इनमें से भी आप देख लीजिए, वैशाली, सुपौल, मुंगेर, भारतीय जनता पार्टी इन 3 सीटों पर कभी नहीं जीती है। मतलब आज तक जितने भी चुनाव हुए ना, मतलब कभी जीती ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि इसका एक और कारण है, वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल कई बार भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर ये जो बंटवारा होता था जेडीयू और बीजेपी के बीच, उस पे वो जेडीयू उम्मीदवार भी उतार दिए जाते थे, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी को कभी जीत नहीं मिली। जबकि वाल्मीकि नगर, किशनगंज, झंझारपुर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को एक एक बार जीत मिली है। यानी ये 6 सीटें तो और भी मुश्किल बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि 3 पे तो भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार जीती है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये मोदी शाह की जोड़ी के लिए जो है वो बिहार से थोड़ी खतरे वाली घंटी है। चलिए अब बीजेपी जीत का प्लान बना रही है। 10 सीटें तो चुनौती बढ़ा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की एक अच्छी बात भी यही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, ये तमाम नेता लगातार अपने चुनावी एक्टिव मोड में ही रहते हैं। लगातार रैलियां करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हैं, जिससे लगातार अपनी पार्टी को मजबूती दिया जा सके। तो सबसे पहला अमित शाह खुद कमान संभाल रहे हैं। अमित शाह को जैसा कि आप जानते भी हैं कि बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है और रणनीति बनाने में माहिर है। मतलब रणनीति ऐसी बनाते हैं वो कि निश्चित तौर पर विरोधियों को पटखनी दे देते हैं। जब अमित शाह, ऐसा कहा जाता है कि जब अमित शाह चुनावी मैदान संभालते हैं ना, तो ऐसी सेटिंग बनाते हैं, ऐसी गोटियां सेट करते हैं कि निश्चित तौर पर वो कभी विफल होता ही नहीं है। और लगातार अमित शाह की रणनीति में उनको सफलता मिलती रही है। लोकसभा से लेकर तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में जब जब अमित शाह ने मोर्चा संभाला है, लगभग वो जीत वो पक्का कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, विरोधियों के लिए मुसीबत बढ़ा देते हैं। तो इस बार खुद संभाल रहे हैं कमान, पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, 10 मेगा रैली की योजना भी है। इसके अलावा लगातार बिहार के नेताओं के टच में है, संगठन में एक नया जोश भरने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार बीजेपी कहीं ना कहीं अन्य राज्यों की तुलना में, अगर आप यूपी या अन्य राज्यों की तुलना में अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ी कमजोर दिखती है। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह खुद कमान संभाल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो पन्ना प्रमुख हैं, उनके बूथ अध्यक्ष हैं, वो एक्टिव हो जाएं और लगातार मतदाताओं के बीच जा करके उनसे लगातार जनसंपर्क करें, जनसंवाद करें, जिसके जरिए पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूती दी जा सके, चुनाव से पहले एक पूरा माहौल सेट किया जा सके और उसका लाभ लिया जा सके। 10 सीटों पर मेगा रैली की बीजेपी की योजना है, यानी इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मेगा रैली की योजना कर रही है। और इसके अलावा कुछ रैलियां कर भी चुके हैं, जैसा कि बताया आपको कि अमित शाह जी झंझारपुर और इन तमाम जगहों पर रैलियां भी कर चुके हैं। 3 रैली अब तक मेगा रैली कर चुके हैं और 10 मेगा रैली के जरिए ये माहौल बनाने की कोशिश होगी। छोटी छोटी रैलियों पर भी फोकस होगा। इनमें तो बड़े नेता नहीं आएंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्री और तमाम इस स्तर के जो नेता हैं वो उपस्थित होंगे। वो केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को लोगों को बताएंगे, गिनाएंगे, जिसके जरिए मतदाताओं को लुभाया जा सके। लेकिन जब मेगा रैली होगी तो मेगा रैली खुद जो है अमित शाह लीड कर रहे हैं, जेपी नड्डा रहेंगे, तो पार्टी के बड़े बड़े नेता और पूरे प्रदेश के बड़े बड़े पदाधिकारी वहां मौजूद रहेंगे और वो एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके जरिए जो चुनावी फिजाएं हैं उसका रुख बदला जा सके। यादव वीएस अन्य जाति की तैयारी है, एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब बिहार और यूपी की राजनीति की बात होती है तो जाति अहम किरदार अदा करते हैं। और यहां तो ऐसा भी कहा जाता है कि यहां जो चुनावी राजनीति में जातियां एक्स फैक्टर की भूमिका निभाती हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यादव वर्सेज अन्य जाति की तैयारी है, क्योंकि बिहार में जाति जनगणना के जो नतीजे आए उसमें यादवों की संख्या ज्यादा है, अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। जबकि आपको पता ही है कि लालू यादव एमवाई की पॉलिटिक्स में ज्यादा यकीन रखते हैं, आरजेडी एमवाई की पॉलिटिक्स करती रहती है, मुस्लिम यादव की पॉलिटिक्स करती रहती है। जबकि नीतीश कुमार का जो कोर वोट माना जाता है वो कुर्मी, कुशवाहा, ये वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा ईबीसी, क्योंकि ओबीसी और ईबीसी, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बीच नीतीश कुमार का जो फोकस है वो ईबीसी पे रहता है। ऐसे में बीजेपी बिहार में यूपी की तर्ज पे
क्योंकि जिस तरह से यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि समाजवादी पार्टी जैसे यूपी में एमओआई की पॉलिटिक्स करती है, तो बीजेपी ने उसका कार्ड ढूंढा, तो आप करिए एमओआई की पॉलिटिक्स, हमें उसमें नहीं जाना। हमें छोटी छोटी जातियों को, खासकर ईबीसी वर्ग की जातियों को फोकस करना है। जैसे कि आप देखिए कि यूपी में चाहे निषाद हो गए या मौर्य हो गए या राजभर हो गए, ऐसे तमाम छोटे छोटे नेता, अब तो राजभर भी, अब तमाम मतलब राजभर भी आ चुके हैं यूपी में। तो इसी तर्ज पे अनुप्रिया पटेल हो गई, तो मतलब कुर्मी हो गए, निषाद हो गए, केवट मल्लाह, ये तमाम जो जातियां हैं जिनका अच्छा खासा वोट, अगर आप देखेंगे वोट शेयर है, मतलब 2% 3%, लेकिन मिला करके आप देखिए तो 20 25 30% तक हो जाती है। तो ऐसे में बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस यही है, और यही वजह है कि अब बीजेपी क्या कर रही है बिहार में। मान लीजिए बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है, तो उन्होंने छोटे छोटे दलों को साथ ला लिया, जीतन राम मांझी आ गए, उपेंद्र कुशवाहा को बुला लिया, चिराग पासवान आ गए। तो इन तमाम नेताओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी ईबीसी या जो अन्य जातियां हैं उसमें अपना जो पैठ है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और आरजेडी के लिए वही एमओआई का विकल्प खुला है कि आप एमओआई की पॉलिटिक्स करिए, हमें उसमें नहीं जाना है। लेकिन ईबीसी या अन्य जो जातियां हैं, छोटे छोटे नेताओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, जाति सम्मेलन के आयोजन की तैयारी कर रही है। अब नीतीश कुमार की सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए, तो जाति का जो रोल है बिहार की पॉलिटिक्स में वो और बढ़ गया। तो ऐसे सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी अब जाति सम्मेलन कराएगी, जैसे कुशवाहा, कुर्मी, मान लीजिए जो भी अन्य जातियां हैं, मतलब यादव कभी करा ले, जिसका भी मन भारतीय जनता पार्टी का, जातियों को फोकस करने के लिए खासकर इसमें इस तरह से किया जाएगा कि जहां जहां जिस जाति की थोड़ी सी जो एक्स फैक्टर में है, जैसे किसी लोकसभा क्षेत्र में किसी जाति का 15 20 25% अगर वोट शेयर है, तो उस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जाति सम्मेलन कराएगी और जाति सम्मेलन को उसके बड़े नेता के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, जिससे जो जाति वोट बैंक है उसको अपने पाले में हासिल किया जा सके। बूथ स्तरीय कमेटी की तैयारी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष के जरिए ही चुनावी मैदान में जाती है। गृह मंत्री अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तो उनका पूरा फोकस था पन्ना प्रमुख बनाओ, बूथ अध्यक्ष बनाओ, और इनको इतना मजबूत कर दो बूथ को कि बूथ ही आपको चुनाव जिताएगा। क्योंकि जो भी मतदाताओं को लगातार कनेक्ट करने की बात होती है या उनको पोलिंग बूथ तक ले जाने की बात होती है, तो ये बूथ स्तरीय कमेटी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। और अपने जो बूथ का उनका एक दायरा होता है, 1 2 3 4 5 किलोमीटर का जो भी एक दायरा है, उस दायरे के अंदर वो वहां लगातार एक्टिव रहते हैं और उस लगातार काम के जरिए ही अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। अब बीजेपी के लिए चुनौती क्या है, तो नीतीश लालू की रणनीति बड़ी चुनौती है। हालांकि नीतीश कुमार से उतना खतरा नहीं है जितना लालू यादव से, क्योंकि लालू यादव बिहार की राजनीति के एक बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, जातीय समीकरण को साधने में बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। और अगर लालू यादव ने एमओआई के अलावा अन्य जातीय समीकरण साध लिया और नीतीश कुमार का कुर्मी, कुशवाहा या अन्य ईबीसी जो वोट बैंक है अगर वो साथ जेडीयू आरजेडी के आ जाता है, तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगा। और जिस तरह से लालू नीतीश की जोड़ी मिल करके लगातार, मतलब अभी तो तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी है, लेकिन लालू यादव पर्दे के पीछे से एक्टिव है, क्योंकि लंबा अनुभव है, एक बड़ा लंबा अनुभव बिहार की राजनीति में है। बिहार की नस नस से लालू यादव वाकिफ हैं, रग रग से वो वाकिफ हैं। और ऐसे सिचुएशन में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है ना, वो लालू नीतीश की, क्योंकि ये दो बड़े नेता, एक समय दो धुर विरोधी नेता, और इन दोनों के चेहरों के अलावा आज बिहार में तीसरा ऐसा कोई चेहरा भी नहीं है कि जो इन दोनों के कद के बराबर हो। अब बराबर छोड़िए, आसपास भी कोई नहीं दिखता है। मतलब ये दो बड़े नेता है, ये दो बड़े पिलर है बिहार की राजनीति के। ये ऐसे पिलर है कि इनके आसपास तक आज भी बिहार की राजनीति में कोई पहुंच नहीं पाया है। उसके अलावा लोकल चेहरा की कमी। अब भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा ऐसा कोई चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में जो लालू नीतीश के समकक्ष हो, या समकक्ष छोड़िए शायद उनके आधे के बराबर भी ना हो, क्योंकि लालू नीतीश का अपना एक वोरा है और भारतीय जनता पार्टी के पास लोकल चेहरे की कमी है। सम्राट चौधरी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, लेकिन अब उनका प्रभाव क्या पूरे बिहार में है, इस पे एक सवालिया निशान है। या ऐसा कोई नेता बिहार भाजपा के पास जो पूरे कम से कम 40 लोकसभा में जिसकी अपनी एक पकड़ हो, या ऐसा तो फिलहाल नहीं दिखता है। 1 2 3 4 लोकसभा तक सारे नेता सीमित हैं, नाम आप भी जानते हैं। और इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, लगातार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी को सफलता मिली, और बीजेपी के अपने रिपोर्ट में तमाम सांसदों के कामकाज बीजेपी उसकी समीक्षा की है। और कई सारे जो सर्वे में एक बात सामने आई है
कि कई सारी सीटों पर जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनसे मतदाता खुश नहीं है, वो नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि कई जगह यह भी चर्चा है कि उनको मोदी के काम से नाराजगी नहीं है, लेकिन अपने सांसद के कामकाज से खुश नहीं है। ऐसे सिचुएशन में ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। वैशाली लोकसभा का हाल बता देते हैं, क्योंकि वो 10 सीटें जो उनका इतिहास भी हमें जानना होगा कि आखिर वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुसीबत बन रही है। उनका इतिहास आपको बता देते हैं। बीजेपी को वैशाली में कभी जीत नहीं मिली है। 1996 से लेकर के 2009 तक यहाँ आरजेडी का कब्जा रहा है। आरजेडी के रघुवंश प्रसाद का यहाँ दबदबा रहा है। 2014-2019 में एलजेपी कैंडिडेट जीते, तब ये एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है। तो वैशाली में भारतीय जनता पार्टी को कभी जीत नहीं मिली, आरजेडी का दबदबा रहा है। लेकिन 2014 और 2019 में यहाँ एलजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, मतलब एनडीए के खाते में थी। लेकिन इस बार 2024 में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सीट एक बार फिर से एनडीए के खाते में आती है या नहीं। नवादा का आपको हाल बता देते हैं। 1996 में पहली बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। इसके बाद थोड़ा जीतती गई। 1996, 1998, 2009, 2014 यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती। 2019 में ये सीट एनडीए के खाते में गई, एलजेपी के चंदन सिंह जीते। लेकिन इस बार के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी नवादा को अपने लिए चुनौती मान रही है। वाल्मीकि नगर का आपको हाल बता देते हैं। 2014 में बीजेपी के सतीश दुबे को यहाँ जीत मिली थी। 2009 और 2019 में जेडीयू जीती, और इस बार दोनों बार ये एनडीए के खाते में सीट गई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने लिए चुनौती मान रही है, क्योंकि जेडीयू अब उसका हिस्सा नहीं है, और जेडीयू ही पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी। ऐसे सिचुएशन में यहाँ जेडीयू का पलड़ा भारी दिख रहा है, और आरजेडी के साथ अब तो गठबंधन भी है। तो ऐसे सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि नगर को अपने लिए बड़ी चुनौती मान रही है। किशनगंज का आपको हाल बता देते हैं। 1999 में बीजेपी के शाहनवाज हुसैन को यहाँ जीत मिली थी। हालांकि यहाँ आरजेडी और कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2009 से कांग्रेस जीत रही है। तो ऐसे सिचुएशन में किशनगंज भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी मुसीबत बढ़ाने वाली सीट है, और इसके लिए अभी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नहीं है कि यहाँ जीत मिलेगी या नहीं। सुपौल का आपको हाल बता देते हैं। बीजेपी को यहाँ कभी जीत नहीं मिली। सुपौल में भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं। हालांकि सन 2008 में इस सुपौल लोकसभा का गठन हुआ था। 2009 और 2019 में यहाँ जेडीयू जीती, और ये दोनों बार ये एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। लेकिन अब इस बार ये जेडीयू अलग हो चुकी है, जैसा कि पूरा सबको ही पता है। 2019 में जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी, और इस बार 2024 से पहले अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ जो है वो बीजेपी को टक्कर मिल सकती है। 2014 में कांग्रेस की रंजीत रंजन उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में उन्हें हार मिली थी। ऐसे सिचुएशन में इस सीट पर बड़ा मजेदार होने वाला है कि कांग्रेस की तरफ से, या मतलब कांग्रेस और जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन है उसकी तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला देखने को मिल सकता है। मुंगेर लोकसभा का आपको हाल बता देते हैं। इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को कभी जीत नहीं मिली। हालांकि इस सीट को बार बार ललन सिंह को भारतीय जनता पार्टी देती रही, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 1984 तक इस पर कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1984 के बाद से ये सीट जेडीयू और अन्य पार्टियों के बीच बढ़ती रही। ललन सिंह 2009 और 2019 में जीते। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने जेडीयू के ललन सिंह को दिया था। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इस बार भी बीजेपी के लिए यह सीट निश्चित तौर पर चुनौती बढ़ा सकती है। झंझारपुर की बात कर लेते हैं। सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत मिली है। 2014 में बीरेन चौधरी को यहाँ जीत मिली थी। 2019 में जेडीयू के रामप्रीत मंडलिया ने चुनाव में जीत दर्ज की थी, यानी 2019 में भी ये सीट जेडीयू के खाते में गई, और इस बार भी जेडीयू उम्मीदवार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कटिहार की बात कर लेते हैं। 1999-2004 में बीजेपी को यहाँ जीत मिली, जबकि 2019 में जेडीयू के दुलाल गोस्वामी जीते। सीमांचल की अहम सीट मानी जाती है, बड़ी सीट है। सीमांचल की एक अहम सीट है, काफी रोल अदा करती है, और 2019 में भी ये सीट जेडीयू के खाते में गई थी, और इस बार भी निश्चित तौर पर यह सीट बीजेपी के लिए थोड़ी चुनौती पेश कर सकती है। ऐसे सिचुएशन में बीजेपी इस सीट को लेकर के रणनीति बना रही है। पूर्णिया की बात कर लेते हैं। 90 के दौर में यहाँ पप्पू यादव का एक छत्र राज था। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, कभी आरजेडी के बड़े नेता हुआ करते थे, कद्दावर नेता, अब तो अपनी पार्टी बना चुके हैं। 1991, 1996, 1999 में पप्पू यादव यहां से जीत दर्ज करते हैं, यानी एक छत्र राज पप्पू यादव का रहा है। अब 2004 में यहाँ बीजेपी के उदय सिंह ने पप्पू यादव को हरा दिया था। 2004 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत मिली और पप्पू यादव हारे। 2009-2019 में जेडीयू के संतोष कुशवाहा को यहाँ से जीत मिली, यानी जब जब बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन रहा तो इस सीट पर जीत मिली, और इस सीट पर भी अभी जेडीयू का ही कब्जा है। तो ऐसे सिचुएशन में बीजेपी इस सीट को भी, पूर्णिया को भी अपने लिए चुनौती मान रही है। तो मतलब ये देखिए किस तरह से ये जो 10 सीटें हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनको लिए अपने लिए उनको चुनौती मान रही है। अब जब
लोकसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे तो ही स्पष्ट होगा कि बीजेपी अपने मिशन 30 में कामयाब हो पाती है या नहीं। लेकिन उससे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा ने कमान संभाली है। अब लोकसभा चुनाव के अभी लगभग देश पूरा मूड में ही जा चुका है। तमाम चीजें ऐसी, तमाम सियासी गलियारों में उठापटक होगा भी। बीजेपी की कोशिश है कि बिहार को कहीं ना कहीं हाथ से नहीं जाने देना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों और जो ईबीसी वोट बैंक है उस पर फोकस कर रही है, क्योंकि अगर लालू नीतीश की जोड़ी का मुकाबला करना है तो बीजेपी को पूरी तैयारी के साथ आना होगा। अगर तैयारी के साथ नहीं आते हैं तो उनका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।